हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का मशीन चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का। और इससे पहले हम फोर्स और वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है यार, देखो फिजिक्स सीरीज़ के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सीरीज़ वाइज सब कुछ ऑर्डर में लगाया हुआ है। आपकी सारी फिजिक्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। और इस चैप्टर में हम ये 5 चीज़ें करेंगे, मतलब कि पूरा चैप्टर ही है ये। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स, लीवर एंड इट्स प्रिंसिपल, फल्क्रम, हाउ मशीन्स आर यूजफुल, और फाइनली हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अराउंड ही घूमने वाले हैं। सो यार मेक श्योर आप सब कुछ अच्छे से देखो। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होंगे हमारे। काफ़ी पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं आई थिंक, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट हैं, उसकी दिक्कत मत लो। ये सारा चैप्टर हम करेंगे और वन शॉट वीडियो होगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मशीन की। अ डिवाइस दैट ईदर ओवरकम अ रेजिस्टिव फोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स एट कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन डिजायर्ड डायरेक्शन और बाय विच स्पीड इंक्रीजेज। सो इसमें कुछ नहीं दे रखा है, बेसिकली ये सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन है। ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए है कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। हम कुछ इस तरह की मशीन पढ़ेंगे कि जिससे फोर्स कम लगे हमारी या स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो ये 2 पॉइंट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। या तो हम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर या फिर एज अ स्पीड मल्टीप्लायर हम मशीन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स हम पढ़ लेते हैं। उसमें हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपके सामने हैं, लिख रखे हैं, एफर्ट पॉइंट, लोड पॉइंट। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोड और एफर्ट, मशीन में 2 चीज़ें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है लोड और एफर्ट। ये चीज़ें होती क्या हैं, ये आपको इसका एक सिंपल सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बुक में काफ़ी अच्छी खासी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इसकी, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3-4 वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है। सबसे पहले लोड की देखते हैं, रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स। तो यार ये है हमारी लोड की। जब कभी भी इस चैप्टर में आपको लोड का वर्ड देखने को मिले तो उसको आपको क्या समझना है कि ये एक तरह की अपोजिंग फोर्स है। मतलब इसका ये है अपोजिंग फोर्स का कि फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो लोड होगा। यानी कि अगर हमें कुछ उठाना हो, मान लो अगर ये पेन मैं उठाऊं ऊपर, तो नीचे की तरफ ये पेन है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ ही फोर्स लगा रहा है। यानी कि ये पेन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ लोड एक्ट कर रहा है। अब उसी तरह हमारे पास एक एफर्ट है। एफर्ट क्या है, ये हैंड मेरा जिससे मैं उठा रहा हूँ। तो इसी तरह से हम हैंड को लिख सकते हैं एफर्ट की टर्म्स में कि फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन। अब यार इसका मतलब क्या है, देखो इसको आप आसानी से समझ सकते हो कैसे। मान लो हमारे पास एक ये इस तरह की कोई मशीन है और इस तरफ हमने एक वेट टांग रखा है और यहाँ से ये बंद रखी है, मतलब कि ये वेट नीचे की तरफ जा रहा है। ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हमने वेट टांग रखा है इस तरह से, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे पास वेट है, तो ये यहाँ पर ये फिक्स है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा हाथ इसको नीचे करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये फिक्स है पॉइंट बीच में, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी मशीन, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो अब जो मेरा ये हैंड है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक एज अ एफर्ट कर रहा है। ये फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन, ये मशीन पर मैं अपनी फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये एफर्ट है। और अपोजिंग फोर्स, इस फोर्स को अपोज कौन कर रहा है, ये वेट, ये बॉल अपोज कर रही है, तो इस वजह से इसको हम लोड कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया ये। तो यहाँ पर मान लो मैं अगर अपने हैंड से इसको नीचे की तरफ प्रेस करूँ तो मेरा हैंड होगा, ये एफर्ट होगा, और ये बॉल है एज अ लोड एक्ट कर रही है। तो आपको लोड और एफर्ट समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से प्रिंसिपल ऑफ मशीन देख लेते हैं। अब एफर्ट का पॉइंट क्या है, एफर्ट का पॉइंट यार देखो, वेयर एनर्जी इज सप्लाइड टू मशीन बाय एफर्ट। तो एफर्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, उसी एग्जाम्पल पर आते हैं। ये हमारे पास है, यहाँ पर हमने वेट टांग रखा है नीचे, ठीक है। इसको इस तरह से मान लो, ठीक है, ये कैप है, ये वेट है, ये नीचे की तरफ इसको पुश कर रहा है। और वहीं पर जो हमारा हैंड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हमारा एफर्ट की तरह, ठीक है। इसको हम ऊपर उठा रहे हैं इससे, ठीक है। लेकिन ये हैंड जहां पर मैं लगा रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं मैं हैंड, देखो यहां से पकड़ रखा है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, एफर्ट का पॉइंट, जहां पर हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। वेयर एनर्जी सप्लाइड टू मशीन बाय एफर्ट, एफर्ट की वजह से हम मशीन पर कहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर, तो ये है हमारा एफर्ट पॉइंट। अब लोड कहाँ होगा हमारा, जहाँ पर ये रख रखा है हमारा लोड है, ठीक है, यहीं पर होगा ना, तो ये हमारा लोड पॉइंट होगा। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी लोड पॉइंट की, वेयर एनर्जी इज
ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड। तो मैंने आपको ये समझा ही दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास दो चीज़ें हैं, इनपुट एनर्जी और एक है आउटपुट एनर्जी। अब देखो यार, सेकंड चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको इनमें दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको इनपुट एनर्जी का। वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट, ये है इनपुट एनर्जी की डेफिनेशन। तो देखो यार, एफर्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कौन सा है, इस पर तो वेट है हमारा, ठीक है, ये वेट है नीचे की तरफ और यहाँ पर हम एफर्ट लगा रहे थे। इस पॉइंट पे कितना वर्क डन हो रहा है वो है हमारा इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी को इन कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, और वहीं पर आउटपुट क्या आएगा जी, बिल्कुल सेम ही है एक तरह से। इसकी डेफिनेशन है वर्क ऑब्टेन्ड एट लोड पॉइंट। यही एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क ऑब्टेन, यहाँ पर हमें वर्क मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बातें हो रही हैं, यहाँ पर हम वर्क लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, ये एनर्जी इधर ट्रांसफ़र होकर हमें यहाँ मिल रही है और यहाँ पर लोड है, इसलिए वो लोड ऊपर उठ जाता है जब हम एनर्जी लगाते हैं। इसको आप और अच्छे से कैसे समझ सकते हो, देखो यार, एनर्जी कुछ डायग्राम्स वगैरह तो पढ़ी होंगी आपने, सेकंड चैप्टर में एग्जांपल्स हैं बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझाते हैं आपको कुछ इस तरह से। हम यही है जो ये डायग्राम, इसको मैं बस जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पर मान लो हमने ऊपर से इसको बांध रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको चेन से बांध रखा है हमने। तो यहाँ पर हमने वेट टांग दिया, मान लो कुछ भी, ये वेट टांग दिया, इसका वेट है 10 kg। तो यार देखो, अब ये क्या होगा, ये तो नीचे की ओर चला जाएगा ना, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने अपने हाथ से भी इसको उठाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी, जो इसको उठा दे, ठीक है। तो वही है हमारे पास, समझ में आ गया होगा अब तो आपको यार, ठीक है। ऊपर से हम इसको फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ ताकि ये बैलेंस रहे, यही होगा जी, बिल्कुल यही होगा। अब यहाँ से देखने वाली बात तो ये थी कि यहाँ से हमने डिस्टेंस और यहाँ से भी हमने कुछ डिस्टेंस लिया। अब जो लोड से सेंटर तक का जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम किससे करेंगे, DL से, डिस्टेंस, और L से लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, और यहाँ पर डिस्टेंस एफर्ट का होगा। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, मान लो ये यहाँ था वेट, अब अगर हम इस पर वेट ना लगाते तो ये नीचे चला जाता, कितना नीचे जाता, तो ये कुछ इतना नीचे ना जाता कि ये इस तरह से हो जाता है एक तरह से, और ये वेट हमारा इतना, ठीक है। और पहले ये यहाँ था मान लो, फिर यहाँ आ जाता है यार एक तरह से, ठीक है। इस डायग्राम को नेगलेक्ट करो। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस कवर किया इसने, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम DL कहेंगे, और यहाँ से इसी तरह से ये DL हो गया हमारा, और यही DE भी होगा इसका ठीक ऑपोजिट, कि अगर ये ऊपर था नॉर्मल करने के लिए तो हमें इतना चाहिए ना, वैसे ये इतना था, तो ये जो डिस्टेंस इसका मूव हुआ है इसको हम DE कहेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अब यही इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी का फॉर्मूला होगा। कैसे होगा, अब देखो यार, अगर आप क्या करते हो, इनपुट एनर्जी में एफर्ट लिया था हमने, तो एफर्ट को DE से मल्टीप्लाई करते हो, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, तो हमें इनपुट एनर्जी मिल जाएगी। और इसी तरह अगर आप लोड को DL से मल्टीप्लाई करते हो, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो आपको आउटपुट एनर्जी मिल जाएगी। इट्स दैट सिंपल। ये 4 डेफिनेशंस बहुत आसान है, लोड एफर्ट का आपको पता चल चुका है। अब एक आइडियल मशीन के लिए हम देखते हैं, आपको यहाँ पर कुछ नई डेफिनेशंस वगैरह देखने को मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा देता हूँ यार, जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको कुछ नया भी मिलेगा देखने को, कुछ पुराना भी होगा, ठीक है। तो आपने इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी का पढ़ा था पहले, तो उसमें आप यहाँ पर आप क्या देखोगे, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट। वर्क इनपुट हमारा क्या होता है कि वर्क डन ऑन मशीन बाय एफर्ट, और वर्क आउटपुट होता है हमारा वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो यार, सिर्फ 2 वर्ड्स का है, ऑन और बाय का सारा खेल है। अब देखो यार, अगर मशीन के ऊपर काम हो रहा है, वही है, कहाँ गई, ये रही मशीन हमारी, ठीक है, यही तो मशीन थी। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको साथ में रखना ध्यान में। तो देखो, ये कुछ इस तरह से लोड था, वर्क डन ऑन मशीन, कहाँ पे हो रहा है, मशीन के ऊपर, मतलब ये, ठीक है, हम कर रहे हैं काम। बाय एफर्ट, एफर्ट हम लगा ही रहे हैं ना, तो ये वर्क इनपुट है। और वर्क डन बाय मशीन, मशीन कौन सा काम कर रही है, ये, ठीक है। ऑन लोड, तो ऑन लोड पर ही हो रहा है ये, तो ये वर्क आउटपुट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान थे दोनों। तो मैं आप यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट दोनों क्लियर हो चुके होंगे, बहुत आसान भी थे यार। उसके बाद आपको एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट को डिवाइड करो। यहाँ पर कहाँ पर बनाएं, यहाँ वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट
आई है ये ओ है, ठीक है, को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी कि कितना एफिशिएंट है मशीन है जो हमारी, कितनी एफिशिएंट है। देखो यार, आइडियल मशीन हमने यहाँ पर लिखी थी, तो आइडियल मशीन क्या होगी जिसका एन कितना आएगा, 100% आएगा यार। यानी कि जितना वर्क आउटपुट, जितना हम काम लगा रहे हैं, मान लो हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और वो 10 न्यूटन के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा ही उठा रहा है। मान लो 10 किलो, ऐसा ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और 10 किलो उठा लिया, पूरा हो रहा है इसमें, ठीक है। मतलब कि ये कट हो जाएगा, दोनों 10-10 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी एफिशिएंसी 100% आ जाएगी, या फिर कहें 1 आ जाएगी अगर परसेंटेज ना देखें तो। वही आसान करके लिखेंगे अब आइडियल मशीन में। आइडियल मशीन क्या होती है, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। जब आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के इक्वल होती है तो हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंसी कितनी होगी। जी बिल्कुल, एफिशिएंसी को आप इससे रिप्रेजेंट करते हो एन से, ठीक है। एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी एफिशिएंसी 100% है तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी मशीन है क्या है, वो मशीन इज आइडियल, ठीक है। ये नोट साथ साथ में बनाते रहो, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो ऐड देख ही ली होगी, वरना वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, ठीक है। आइडियल है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मशीन 100% एफिशिएंट है तो मतलब कि क्या एनर्जी लॉस हो रही है, नहीं हो रही, नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्या हम ये कह सकते हैं, अभी तक जो हमने किया उससे हम ये सब कह सकते हैं। लेकिन 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 ये सिर्फ एक आइडियल मशीन के लिए है, और मशीन कभी भी आइडियल नहीं होती। ये क्या कह रहे हो सर, जी बिल्कुल, असली में हम क्या करेंगे, हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ सकता है जितना रिक्वायर हो उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि मशीन हमारे लिए बुरी है, बिल्कुल नहीं, मशीन हमारा काम आसान कर रही है, लेकिन 100% एफिशिएंसी से नहीं कर रही। हो सकता है 98 या 99% कर रही हो, लेकिन एनर्जी लॉस होती है, बाकी 1-2% भी, वो यहाँ पर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। एक्चुअल में जो हमारी आउटपुट एनर्जी होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी इनपुट एनर्जी से यार, ठीक है। और एफिशिएंसी होगी जो हमारी, जिसको आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, एन डाल के थोड़ा सा बड़ा कर देना इसको बस, ये हमारी 1 से हमेशा कम होती है, 100% एफिशिएंसी कभी नहीं होती। और मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होगी वेलोसिटी रेशियो से। अब ये दो चीज़ें आ गई नहीं, अब ये क्या है, ये समझने वाली बात आपके लिए कहाँ से होगी, ये समझोगे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ नहीं है, लोड बाय एफर्ट है, रेशियो होता है लोड का और एफर्ट का, यानी कि लोड बाय एफर्ट, इसको आप क्या कहोगे, मैकेनिकल एडवांटेज। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बहुत आसान है। और दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी रेशियो, ये एरोज बाद में करवाऊंगा, आगे आएंगे आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होती है हमारी, वेलोसिटी एफर्ट में बाय लोड। यहां पर उल्टा है, ऊपर एफर्ट है, वेलोसिटी किसकी है, एफर्ट की, और नीचे क्या है हमारी, वेलोसिटी लोड की। ये हमारी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी रेशियो, रेशियो है ये। और इसको आप DE/DL भी कह सकते हो। ये कैसे कह सकते हो आप, बताऊंगा आगे, डेरिवेशन वगैरह में करेंगे। अभी के लिए आपको क्या रखना है, लोड बाय एफर्ट को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड को आप वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। बस अगर ये दो चीज़ें आपको याद होगी तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होती है असली में, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो से। क्यों होता है ये सब बताऊंगा, यहाँ पर प्रूव है यार, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बस करते रहो साथ में, ठीक है। अब रीजंस पढ़ेंगे कुछ एनर्जी लॉस के। सो जो हमारा फर्स्ट रीजन है वो है, मशीन इज नीदर फ्रिक्शनलेस नॉर वेटलेस। यार मशीन ना तो कभी भी फ्रिक्शनलेस हो सकती है, फ्रिक्शन होगा ही होगा मशीन में, और ना ही कभी वेटलेस, क्योंकि मशीन के खुद का भी वेट होता है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, क्यों हमारी एनर्जी लॉस होती है मशीन को यूज करते हुए। अब जो दूसरा है कि स्ट्रिंग इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। अब स्ट्रिंग क्या है इसका मतलब, यार जो हम ये यूज कर रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं इसको टांगने के लिए लोड को, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग होता है, और ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। ये नहीं है कि ये पूरा खुल जाए, नहीं, ये खुद भी कुछ जकड़ता है, ये भी कुछ उठा लेता है लोड को, कुछ हद तक ये भी हमारा काम आसान कर देता है, यानी कि एक तरह से मतलब कि, या फिर काम आसान कह सकते हो या फिर काम बढ़ा सकता है, ये भी आप कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। और थर्ड पॉइंट तो हमारा कुछ है ही नहीं कि जो मशीन के ये पार्ट्स हैं क्या ये रिजिड होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मशीन के सभी पार्ट्स रिजिड होते हैं, क्या आप मानोगे, जी बिल्कुल नहीं होते, कुछ पार्ट्स होते हैं जो रिजिड नहीं होते। इसलिए हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि पार्ट्स आर नॉट रिजिड, बस। और यहीं से
क्या होता है, कुछ हीट प्रोड्यूस होती है और इसी हीट की फॉर्म में हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। इज इट क्लियर? हो गया होगा यार। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उसको ना भी सुनो और सिर्फ ये लिख लो जो मैंने लिखवाया है, तब भी आपका अभी तक काम चल जाएगा। ठीक है, मैं इतना कह सकता हूँ, अभी तक तो काम चल जाएगा यार। अब एक प्रूफ करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही कह रहा हूँ। व्हेन, कब करनी है ये प्रूफ? जब एफिशिएंसी हमारी 1 के इक्वल हो। इसको हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय में वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। क्या मैं ये कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कह सकता हूँ। इसी को बस ऊपर नीचे करके लिखा है, ये अगर हमारा आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा। क्या मैं सबसे पहले ये लिख सकता हूँ कि वर्क इनपुट है जो हमारा, वो किसके इक्वल है, एफर्ट इनटू में DE, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने यहाँ पर पढ़ी। क्या मैं अभी तक ये कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से वर्क आउटपुट भी निकाल सकता हूँ? वो क्या होगा, लोड का L इंटू में DL, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो क्या ये अभी तक है? वर्क में आपने पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला है छोटे छोटे। ठीक है, अब यार हमने एफिशिएंसी का क्या पढ़ा था? एफिशिएंसी का हमने देखो यार एक फॉर्मूला था, यहाँ पर है वर्क आउटपुट बाय इनपुट। ये था जी, बिल्कुल था। आउटपुट हमारा कितना है, L इंटू DL, और इनपुट हमारा कितना है, E इंटू में DE। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल है यार, बहुत आसान है अभी तक तो L बाई E इंटू में हमारे पास आया DL बाई DE। अब यहाँ पर कुछ ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट है यहाँ पर कि हमने पढ़ा था, फिर से वो लेके आते हैं, बट मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा लोड बाय एफर्ट। तो यहाँ पर यही है, लोड बाय एफर्ट। तो क्या अभी तक हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इनटू में DL बाय DE दे रखा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए DE बाय DL, उल्टा होना चाहिए, तब जाके हमारा VR होगा। तो यहाँ पर क्या मैं 1/VR लिख सकता हूँ? जो हमारा एफिशिएंसी है वो है मैकेनिकल एडवांटेज बाय में वेलोसिटी रेशियो। यहीं से बस इसको लिखा है हमने, बिल्कुल आसान है। अब एफिशिएंसी हम कितनी मानकर चल रहे थे, 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। यही हमें चाहिए था। यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी रेशियो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, एफिशिएंसी। आपको 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो ये कि आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन दे रखी होगी, प्रूव कर दो। दूसरी तरह ये कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी में आप रिलेशन बताओ। ठीक है, और थर्ड के एफिशिएंसी 1 के इक्वल कब हो सकती है, कि जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल हो, वेलोसिटी रेशियो के। अब देखो यार, आपको ये सब समझ में आ चुका है, अब हम लीवर शुरू करेंगे। तो डेफिनेशन तो यार मैंने लिख ली, लेकिन इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको मजा आ जाएगा। अब क्यों आएगा, देखो यार, रिजिड मतलब सॉलिड, और स्ट्रेट और बेंट, या तो सीधी हो या बेंट भी हो सकती है, बार। ठीक है, बार वही। ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ पर हमने फिक्स किया था, यहाँ पर हमने लोड लगाया था, यहाँ पर हम एफर्ट लगा रहे थे। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये डायग्राम हमने पहले की हुई है? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर ये पढ़ी तो थी। क्या ये लीवर था? जी बिल्कुल, एक तरह से आप कह सकते हो लीवर था। लीवर होता है यार 3 तरह का, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ठीक है, अब ये तीनों में आपको क्या करना है, सिर्फ एक करना है अच्छे से, सिर्फ एक क्लास पढ़ लो, बाकी दोनों आसान होंगी। बाकी दोनों लेकिन कैसे होंगी, वो होंगी डायग्राम से। अब डायग्राम कैसे बनेगी, डायग्राम लो, तीनों की बना लेते हैं यार। ठीक है, समझा मैं आपको बाद में दूंगा। तो यार देखो, तीनों की मैंने डायग्राम बना दी, समझ में अगर आ रही है यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रही तो दिक्कत नहीं लेनी, अभी समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट किए हैं जो ट्रायंगल्स हैं हमारी। ठीक है, एल का मतलब लोड है, ई का मतलब एफर्ट है, बस एरोस डायरेक्शन बता रही है इनकी। ठीक है, यहाँ पर लोड भी नीचे है और एफर्ट भी नीचे है, यहाँ पर लोड नीचे है, एफर्ट ऊपर है, यहाँ पर एफर्ट ऊपर है और लोड नीचे है। तो यार देखो, अगर हम यहाँ पर मान लो कि वो तराजू टाइप हमने ये बना लिया कुछ इस तरह से, ये मान लो घूम गया। अब ये क्यों घूमा, मान लो यहाँ पर था, हमने बड़ा सारा स्टोन रख दिया था। अब यहाँ पर मान लो लोड यहाँ पर रखना है, लोड ज्यादा रख दिया, एफर्ट कम है, तो ये तो ऐसे ही मूव होगा ना। अगर यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, तो ये तो ऐसे ही मूव होगा ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ से तो एफर्ट लगा रहे थे, और लेकिन यहाँ पर ये स्टोन का वजन तो बहुत भारी है यार, ये उठ नहीं रहा। अब क्या हो गया, यहाँ से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो ये चीज है ये तो है हमारी एफर्ट आर्म। यहाँ पर एफर्ट लग रहा है सेंटर पॉइंट से, जहाँ पर भी हमने फिक्स कर रखा है इसको, वहां से लेकर एफर्ट तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म होगी, और ये लोड तक का डिस्टेंस होगा, ये होगा हमारा लोड आर्म। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई
गई है तो यार आप कर सकते हो इसको बिल्कुल आसानी से। कैसे समझाऊंगा अब यहाँ पर, इसको हम समझेंगे कुछ इन पॉइंट्स की मदद से। कैसे? अब यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। कि पहला केस तो था कि जो हमारा एफर्ट आर्म है ये ज्यादा होता लोड आर्म, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा ज्यादा होता 1 से। और यहाँ से अगर 1 से ज्यादा है तो क्या यहाँ पर हो रहा है हमारा फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है हमारी। हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट को लगा रहे हैं और लोड उठा रहे हैं। लोड आर्म कम है, एफर्ट आर्म ज़्यादा है, मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है लोड बाय एफर्ट। अगर लोड ज़्यादा होगा तो हमारा 1 से तो बड़ा आएगा ये मैकेनिकल एडवांटेज। अगर लोड ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ये तो लोड ज़्यादा था, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा थी। अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। ठीक है, अगर लोड ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर लोड कम है, एफर्ट ज़्यादा है, अब मान लो यार लोड है, भारी चीज़ है, उसको उठाने में ज़्यादा फोर्स लगेगी तो फोर्स मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, मशीन से। लेकिन अगर मशीन हल्का है, एफर्ट हम उतने लगा रहे हैं, तो क्या होगा, एकदम से नहीं उठ जाएगा ऊपर, तो स्पीड नहीं मल्टीप्लाई हो रही। जी बिल्कुल हो रही है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको लाइक कर देना अगर यहाँ पे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आया। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसी का उल्टा रिलेशन में हमने किया था कि मैकेनिकल एडवांटेज बाय में था वेलोसिटी रेशियो फिर इक्वल के 1 था, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो देखो यार अगर 1 से कम हो वेलोसिटी रेशियो तो DL ज़्यादा होगी, D इज ए डिस्टेंस बाय लोड, ठीक है। तो स्पीड मल्टीप्लायर मेन ये है कि अगर 1 से कम हो तो स्पीड मल्टीप्लायर, 1 से ज़्यादा हो तो फोर्स मल्टीप्लायर, और इक्वल है तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। बस ये याद रख लो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा है तो फोर्स मल्टीप्लाई होगी, अगर कम है तो स्पीड मल्टीप्लाई होगी। बस ये 2 बातें याद रख लो जो मैंने बोली, फिर आपका बस हो गया ये सारा, मतलब इसमें कुछ नहीं है। तो वो 3 पॉइंट इसमें लिखने थे, वैसे छोड़ो। अब क्या करेंगे, क्लास 1 वो उसमें से कर लेना जो मैंने नोट्स दिखाए, एंड में आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगा, टेंशन मत लो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो यार देखो क्लास 2 में हमारे पास क्या है, बिल्कुल आसान है। क्या मैकेनिकल एडवांटेज को मैं कह सकता हूँ कि एफर्ट आर्म बाय में लोड आर्म, और यहाँ पर भी यही हो रहा है, एफर्ट बाय लोड है। और क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है और वेलोसिटी रेशियो भी यहाँ 1 से ज़्यादा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, एफर्ट आर्म बड़ी है यार लोड आर्म से, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लाई होगी क्योंकि एफर्ट आर्म ज़्यादा है। खुद सोचो ना, अगर एफर्ट आर्म बड़ा नंबर होगा, मान लो 5 है, और यहाँ पर लोड आर्म छोटा नंबर है, मान लो 1 है, तो क्या है, 1 से तो बड़ा ही आ रहा है ना ये मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसलिए ये फोर्स मल्टीप्लायर है। अब यहाँ पर इसका उल्टा है, क्लास 3 में एफर्ट छोटा है, एफर्ट आर्म छोटा है और लोड आर्म है जो बड़ा, मान लो ये है 1, ये है 5, तो क्या होगा, 1 से छोटा नहीं आएगा, 0.2 समथिंग आएगा, 0.2, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज छोटा है 1 से, तो ये छोटा है तो एज अ किसके काम करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। बस यही था इसमें लीवर में, आपको और कुछ नहीं पढ़ना जो मैंने बताया आपको, बस ये पॉइंट्स आपको करने थे, ये भी मैंने करवा दिए हैं। तो देखो यार ये मैंने भी करवा दिया, ऊपर का भी करवा दिया है। अब आपको एक पॉइंट पढ़ना है, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीवर समझ लेना है जल्दी से, कुछ नहीं है इसमें। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर हमारा इस डायग्राम पे डिपेंड कर रहा है। क्या है इसमें, बस एक रॉड है, बार है, इसको हमने फलक्रम से अटैच कर रखा है, फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर एफर्ट हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पर हमारा लोड नीचे की तरफ लग रहा है। बस सिंपल सी डायग्राम है। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं जल्दी से, या फिर कहें कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर है वो, अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ऊपर लगता है, मोमेंट्स के ऊपर, यानी कि इससे प्रेरित है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर किससे प्रेरित है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। अब ये क्या कहता है, इन इक्विलिब्रियम मोमेंट ऑफ लोड अबाउट फलक्रम एंड 2 मोमेंट्स ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। छोड़ो इसको, इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, अगर आपको ये याद हो जाए कर लेना वैसे तो, लेकिन आपको अगर समझाना है किसी को आगे या फिर खुद समझना है तो आप यहाँ से समझोगे जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मान लो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड, इस लोड की क्लॉकवाइज, पहले तो देख लो यार कुछ इस तरह से होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये कुछ इस तरह से, क्लॉक ऐसे ही घूमता है ना, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3, 6, 9, तो क्लॉक कैसे चलता है, इस तरह से चलता है हमारा, ऐसे ही चलता है क्लॉक, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप हो गए कि क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फलक्रम, इस फलक्रम के यानी कि इसके आसपास, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट था, ठीक है हमारा, इसके आसपास इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फलक्रम। ये इस तरह से मूव कर रहा है और ये इस तरह से, ये अगर इक्वल हैं तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा लीवर हमारा, यानी कि ये बैलेंस हो जाएगा।
बैलेंस कब होगा ये, अगर हमारा लोड का ये क्लॉकवाइज मोमेंट और एफर्ट का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल हों बस। यहाँ से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। फलक्रम को करने से पहले एक लास्ट फॉर्मूला सुन लो, लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता प्रिंसिपल ऑफ लीवर करने से, क्योंकि यही है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, वही है ये भी एक तरह से। इसके बाद हम फलक्रम करेंगे यार प्रिंसिपल ऑफ लीवर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये और ये। बैक करो वीडियो को, देखो फिर से, ये यहाँ पर डायग्राम में समझाया था, यही है बस। फलक्रम में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डेफिनेशन याद करनी है कि द एक्सिस अबाउट विच द लीवर टर्न्स, ठीक है, लीवर टर्न्स, जिस एक्सिस पर लीवर टर्न हो रहा हो, तो मान लो ये डायग्राम है, तो ये हमारा फलक्रम है, यहाँ यहीं से टर्न हो रहा था ना, यहीं से ऊपर नीचे, ये फिक्स था पॉइंट, पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ लीवर, इस लीवर में से यही पॉइंट है, विच इज़ कॉल्ड फलक्रम, फिक्स्ड पॉइंट होता है। और इसके साथ लिख लेना इट रिमेन्स फिक्स्ड व्हेन लीवर इज इन यूज, बस लिख देते हैं यार, रिमेन्स फिक्स्ड व्हेन लीवर इज इन यूज, बस। तो देखो यार फलक्रम क्या है, हमारा एक्सिस है जहाँ से हमारा लीवर टर्न होना शुरू होता है, बस ये है। इसमें पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ लीवर विच इज़ कॉल्ड फलक्रम, यही लिख रखा है, डेफिनेशन ही करनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 वेज बताऊंगा मशीन क्यों यूज़फुल है, किस तरह से है, सभी पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो जल्दी से फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब फोर्स मल्टीप्लायर कब होता है, ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। कब होता है, जब हमारा एफर्ट है जो वो कम लगे, लोड हमारा ज़्यादा हो, ठीक है, लोड ज़्यादा एफर्ट कम, तो ये होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लायर। और सेकंड पॉइंट है हमारा एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। अब ये कब होता है, जब हमारा एफर्ट है जो वो ज़्यादा हो, किससे, लोड से, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो बहुत आसान थे यार, ठीक है। और कभी ये हमेशा याद रखना कि कोई भी मशीन कभी भी दोनों नहीं हो सकती यार, ये इंपॉर्टेंट बात है, कांट बी बोथ एट सेम टाइम। कोई भी मशीन हो, ये नहीं हो सकता कि वो फोर्स और स्पीड दोनों की तरह काम करे, सिर्फ एक ही काम होगा, हमेशा याद रखना। इससे हम थर्ड पॉइंट बनाएंगे। अब हमारा क्या है थर्ड पॉइंट, मशीन इज़ यूजफुल इन चेंजिंग एज इट चेंजेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। अब मान लो यार हमें एफर्ट लगाना था, ये बॉल थी हमारी, अब इसको उठाना था, अगर हम ना उठा पाते तो यार ये काम कैसे चलता, ठीक है। तो मशीन ने क्या किया, इसको हमने इस फलक्रम से टंगा दिया, फलक्रम लगा के मतलब, तो हमें क्या एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ रहा है जो हमारे लिए कन्वीनियंट है इस बॉल पर लगाने से। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट कि एक एफर्ट को कन्वीनियंट पॉइंट पर लगाने में हमारी हेल्प करता है। और यहीं पर जो फोर्थ पॉइंट है इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे पहले हमारा ये लीवर हमने कर लिया, फलक्रम कर लिया, हाउ मशीन इज़ यूजफुल हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर चुके हैं, सिर्फ एक बचा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी हमारा, इसको भी कट कर दो यार, देखो आखिरी हमारा क्या है कि मशीन इज़ यूजफुल एज इट चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी कि ये किस में हेल्प करती है हमारी मशीन, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। अब देखो यार, इसको उठाने के लिए हमें एफर्ट ऊपर की तरफ लगाना पड़ता, लेकिन इस मशीन की मदद से हमें एफर्ट अब नीचे को लगाना है, जो हमारे लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक लास्ट पॉइंट बचा है, लेकिन इससे पहले आपको नोट्स की ऐड देखनी होगी यार, प्लीज़ देख लेना, बहुत फनी है, देखो। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। अब तू भी 10th में हो गया, वो भी ICSE बोर्ड। हाँ यार, सुना मैंने 9th की साइंस में 99। वाह, मेरे भी इतने ही थे बट 10th में, मगर तू तो इतना नहीं पढ़ता था। तीनों में मिलाकर है क्या? ट्यूशन पे हर महीने 400 दिए अलग, सिर्फ 33 ही आए हर सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स में? नहीं यार, बाकी में तो कर लेते हैं, लेकिन बियोलॉजी और केमिस्ट्री में दिक्कत है। तेरा मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में? 10th में फेल नहीं होना चाहता। तेरे तो अच्छे आए थे, बता दे कैसे। भाई मैंने तो मिशन 90 क्लास 10th के नोट्स वाला PDF अनलॉक किया था। क्या मतलब? अरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक पिन किया हुआ है, उसे भरो, नोट्स लो, ऊपर से तेरे हर महीने ट्यूशन की हाफ प्राइस, मतलब सिर्फ 200 रुपीज में पे करो इस UPI ID पे, और अपनी email ID पे 1-2 चैप्टर नहीं, पूरे सब्जेक्ट के नोट्स पाओ, और न ही किसी ट्यूशन की जरूरत। सिंपल। सच में? और इतना कम पड़े तो ये सुनो, अभी नोट्स अनलॉक
करने पे टेलीग्राम पे उनका ऑफिशियल 24/7 सपोर्ट फ्री और इन नोट्स के बेनिफिट स्क्रीन पे देख ले, जो इन नोट्स को बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं। थैंक यू संजना। थैंक यू छोड़, अभी मैंने तुझे ये बताया तो कूपन कोड के सेक्शन में मेरी UPI ID डाल, मुझे भी 20 रुपए मिलेंगे। वाह यार, मतलब जितने रेफर उतनी कमाई भी। और क्या, फ्री में थोड़ी बताऊंगी तुझे। सही है यार, अभी लेता हूँ नोट्स। और 2 फेलियर तो मेरे पास भी है। कौन? यश? साहिल और आशीष। 40 रुपए तो इनके ही बन जाएंगे मेरे। और अभी और भी है। हाँ, बता दे उनको भी। तो आई होप आपने वो ऐड देख ली होगी। तो नोट्स का देख लो यार, अगर नहीं ले सकते तो नोट्स खुद बनाओ, वैसे कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको यार, ठीक है, हेल्प के लिए है वो सिर्फ। तो देखो यार, ड्यू टू द फ्रिक्शन और वेट ऑफ मशीन, यानी कि अगर मशीन के फ्रिक्शन या फिर मशीन के वेट की वजह से वेलोसिटी रेशियो पर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी कम हो जाती है। बस इसको रट लो, लाइन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर तो यार लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, लेकिन शेयर जरूर कर देना, आज मैं कह रहा हूँ आपसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आगे मिलते हैं आपसे किसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस में, जो कि इस वीडियो से तो बहुत आसानी से समझाऊंगा यार।